नमस्कार, मैं हूं राजेश तंवर प्रजापति और आप देख रहे हैं दिल्ली दस्तक, जो पहुंचाता है आपके शहर की हर खबर आप तक। देश में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है। लगभग 34 साल बाद हुए शिक्षा नीति के इस बदलाव में क्या कुछ अलग है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रचना पंथी, जो कि आर.के. पुरम रामजस स्कूल की प्रिंसिपल भी है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, जो शिक्षा नीति जो अभी बनाई गई है, नई शिक्षा नीति में क्या कुछ अलग है पुरानी शिक्षा नीति से? देखिए, जो मेन चीज़ें जो अलग हैं वो है कि पहले के जो 5 साल हैं वो उन्होंने फाउंडेशन करा है। पहले क्या होता था कि हमारे पास जो अर्ली एजुकेशन जो थी वो बच्चों के लिए कुछ नहीं था कोई, लेकिन वो अब हमने बना लिया है। ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कहते हैं कि बच्चों का दिमाग जो है वो 3 साल से लेकर 5 साल तक बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो अब जो है एक पूरा फ्रेमवर्क बना दिया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि 3 साल से लेकर के बच्चे को क्लास 2 तक जो है वो क्या पढ़ाना है। एक ये चीज़ बहुत अच्छी है। दूसरी चीज़ कहा है कि इस उम्र में बच्चे को बहुत सारा सब्जेक्ट लोड नहीं कर देना है। उनको क्या करना है, उनको आप खेल खेल में सिर्फ रीडिंग, राइटिंग और थोड़ा सा मैथ्स ये कराइए। इससे क्या होगा कि आपका फाउंडेशन जो नींव है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। एक बार जब नींव अच्छी हो जाएगी तो बच्चा उसके ऊपर, कहते हैं ना, इमारत सुंदर सी बन जाएगी। तो ये एक बहुत बढ़िया कदम लिया गया है जो आज तक अभी तक हुआ ही नहीं था। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। तो दूसरी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है वो इसमें है टीचर एजुकेशन का। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया है। वो कह रहे हैं कि वो 4 साल का बीएड होगा, इसमें टीचर का जो है वो अच्छा खासा टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट भी होगा, और जब रिक्रूटमेंट किया जाएगा तो उनसे इंटरव्यू भी होगा, और तीसरी चीज़ जो उनके साथ करी जाएगी वो डेमो क्लास भी लिया जाएगा, और तब टीचर रिक्रूट होगी। ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर बहुत अच्छी करी गई है वो ये कहा है कि हर साल 50 घंटे टीचर जो है वो पढ़ेगा, ताकि वो अपना जो एजुकेशन है उसको और बेहतर करे, और नई नई चीज़ें क्या आ रही हैं एजुकेशन में वो करें। तो इसके मतलब ये है कि एक बार टीचर आ गया तो बस वो टीचर बन गया, ऐसा नहीं है। टीचर को भी जैसे बाकी क्या कहते हैं प्रोफेशन में होता है, अपने को जो है वो सर्वांगीण विकास करना होता है, तो टीचर को भी अपना विकास करना होगा। तो ये 2 चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तीसरी चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आई है वो ये है कि अब जो है वो 9th 10th 11th 12th इसमें जो है ये नहीं है कि मैथ्स एक प्योर साइंस का ग्रुप है, कॉमर्स का ग्रुप है, ह्यूमैनिटीज़ का ग्रुप है। बच्चे को जो मन है वो लेकर के पढ़ सकता है। तो ये है तो बहुत अच्छा। अब इसको ऑन ग्राउंड हम कैसे रखेंगे, ये एक जरा सा एक टेढ़ी खीर है, जरा पेचीदा। क्योंकि अक्सर देखा जाता था कि बच्चे को पढ़ने का सब्जेक्ट कोई और मन होता था, लेकिन उसको स्कूल की तरफ से कोई और सब्जेक्ट, जैसे बच्चे को अगर इंग्लिश पढ़ना है या फिर क्या नाम है कुछ जर्मन या फ्रेंच पढ़ना है, लेकिन उसको जबरदस्ती संस्कृत थोप दी जाती थी। तो अब इसको लेकर ये इसीलिए तो कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा, बच्चे का जो मन है वो पढ़ सकता है। लेकिन एक चीज़ इस पे ध्यान रखनी पड़ेगी, जो थोड़ा सा हमें लग रहा है कि शायद थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आए, वो है ये है कि बाद में यूनिवर्सिटी में जाके वो क्या करेगा। हमने एक तो मैथ्स ले लिया या फिज़िक्स ले लिया, एक हमने अकाउंट्स ले लिया, एक हमने हिस्ट्री ले ली। अब जब यूनिवर्सिटी में जाएगा बच्चा तो वो कौन सी स्ट्रीम लेगा, कौन सा ग्रेजुएशन किस चीज़ पे होगा, इसको ज़रा सा सोचना पड़ेगा। और जब हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनेगा, जो एनसीईआरटी बना रही है, जब वो बनेगा तब हमें ज़्यादा ये क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई असली में क्या होने वाला है। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ जो मुझको थोड़ा सा लगता है कि हमारे प्राइवेट स्कूलों को थोड़ा सा और ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए था। लगता है कि थोड़ा प्राइवेट स्कूलों को पीछे रख लिया है। काम तो वो भी बहुत कर रहे हैं, पर उसको उतना तवज्जो नहीं दी गई है, ऐसा मेरा पर्सनल विचार है। तो ये दो छोटी छोटी सी जो है वो एक खामियां कहिए, खामियां तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये एरिया है जिसको कि रिविज़िट करना चाहिए, फिर से देखना चाहिए, ताकि इसको कैसे करेंगे हम उसको ठीक करना है। मैम, इस पॉलिसी में थोड़ा सा होमवर्क करने की भी ज़रूरत है। बात करते हैं बच्चों की। कुछ एक ऐसे बच्चे होते थे जो सीबीएसई से किसी कारणवश पास नहीं हो पाते थे, तो जबरदस्ती उन्हें पत्राचार या ओपन स्कूल से स्कूल की तरफ से बर्डन दिया जाता था कि उनको पत्राचार में भेज दिया जाता था। इस पॉलिसी के आ जाने से ये चीज़ खत्म होगी या फिर क्या? ख़त्म थोड़ी सी इसलिए होगी क्योंकि अब पूरे साल के बाद एक इम्तिहान नहीं होगा, 6 महीने के बाद भी आप इम्तिहान दे सकते हैं। तो अगर बच्चा नहीं कर पाया तो दोबारा कर लेगा। तो इसलिए ये चीज़ बहुत अच्छी है कि 4 इम्तिहान 9th 10th 11th 12th 4 साल में 4 इम्तिहान नहीं होंगे, 4 साल में 8 इम्तिहान होंगे। तो वो बच्चे के लिए तो बेहतर है
कि पूरा साल का नहीं कर पा रहा, क्या थोड़े थोड़े टुकड़े में पढ़ के कर सकते हैं? तो ये ज़रूर होगा, तो ये अच्छी चीज़ है। तो मैम बात हो रही है एजुकेशन की, और दिल्ली सरकार भी अपना एक एजुकेशन बोर्ड बनाने जा रही है। जैसे सीबीएसई बोर्ड है, इसी तरह दिल्ली सरकार भी अपना एजुकेशन बोर्ड बनाने जा रही है। लेकिन अब उसमें क्या है कि जो दिल्ली सरकार के स्कूल हैं वो तो उस बोर्ड में आ जाएंगे, लेकिन जो कुछ प्राइवेट स्कूल हैं या दूसरे स्कूल हैं उनका क्या, वो भी क्या दिल्ली सरकार के बोर्ड में सीबीएसई छोड़कर आए? मेरे ख्याल से जो मुझे समझ में आया है वो ये है कि ये उन पे छोड़ दिया जाएगा कि वो दिल्ली बोर्ड लें कि वो सेंट्रल बोर्ड लें। तो उनके पास जो है ये दो सॉर्ट ऑफ ऑप्शंस रहेंगे, और जो उनको ठीक लगेगा वो कर लेंगे। तो मैम ज़रूरत क्या है? जो देश के अंदर जो सीबीएसई का बोर्ड है वो कई सारे देशों में भी है, लगभग 27-28 देशों में भी सीबीएसई को मान्यता है। तो क्या ज़रूरत है कि दिल्ली को अपना बोर्ड बनाना पड़ रहा है? अब ये तो हमारे जो हैं हमारे एक हेल्थ शिक्षक होने के नाते आपसे ये सवाल है। अच्छा, एक शिक्षक होने के नाते तो मैं ये सोचती हूँ कि एक तरह का बोर्ड होना चाहिए, और एक जगह अलग बोर्ड, फिर एक अलग बोर्ड, जितने सारे बोर्ड्स होते हैं उसको फिर सबको मिलाना, उनका समावेश करके और फिर आगे जाना, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। पर मुझे लगता है इसलिए सोचा होगा उन लोग ने कि महाराष्ट्र बोर्ड है तो यूपी बोर्ड है तो आंध्रा बोर्ड है, तो हम भी दिल्ली बोर्ड क्यों ना करें। मुझे लगता है ये मन में विचार रहा होगा और इसीलिए ये चाह रहे होंगे। तो मैम आपके हिसाब से कुछ हद तक थोड़ा सा मतलब दिल्ली को बोर्ड बनाना चाहिए मतलब? मुझे तो लगता है कि कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, पर शायद वो चाहते होंगे कि दिल्ली गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके लिए एक स्पेशल बोर्ड, उन्होंने शायद कुछ देखा होगा 4-5 सालों में कि क्या क्या जो है लूप होल्स हैं या कमियां हैं, तो उसके करके कि जो सेंट्रल बोर्ड है वो तो सबको देख रहा है, हमारे दिल्ली के लिए क्या बेहतर होगा, शायद इसलिए उन्होंने कर दिया होगा ऐसा। मैम बात करें एजुकेशन की, जो कुछ तरह के जो कुछ बड़े घरानों के बच्चे हैं प्राइवेट स्कूल में आते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ परसेंट कोटा होता है जो गरीब बच्चों के लिए होता है, चाहे ईबीएससी ईडब्ल्यूएस हो, चाहे वो ओबीसी हो या एससी कोटे से जो बच्चे आते हैं, इस पॉलिसी में कुछ उनके लिए भी कुछ है? ईडब्ल्यूएस के लिए? हाँ जी। ईडब्ल्यूएस के लिए तो है ही है, मतलब वो तो अभी तक पढ़ा ही रहे, बातें चल रही हैं कि ईडब्ल्यूएस का जो फ्रीशिप है, फ्री एजुकेशन है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, उसको बढ़ा दिया जाए 8th क्लास से और आगे ले जाके 12th क्लास तक करा जाए। अच्छा, मतलब जो ईडब्ल्यूएस अभी 8th क्लास तक था, उसके बाद मतलब 12वीं तक उसे संपूर्ण, ऐसी बातें चल रही हैं। तो मतलब आप ये हिसाब से होना भी चाहिए कि मतलब अब 8th क्लास तक जब आ ही गए हैं बच्चे, तो उनको भाई कम से कम 12वीं तक निकाल ही दिया जाए, नहीं तो छोड़ देते हैं कई बच्चे 8th के बाद क्योंकि नहीं पढ़ पाते हैं। मतलब कि प्राइवेट स्कूल में 8वीं तक पढ़ते हैं, फिर वो पैसे के अभाव में फिर दोबारा वो सरकारी स्कूल में जो उनकी जो मतलब जहाँ पढ़ा हुआ है वो सब कुछ ऐसा रह जाता है। हाँ, तो ऐसा सोचते हैं। तो ये थी हमारे साथ रामजस स्कूल आरकेपुरम की प्रिंसिपल रचना पंत जी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से क्या कुछ अलग है इस नई एजुकेशन पॉलिसी में और क्या क्या इसमें बदलाव होने की ज़रूरत है। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं राजेश तंवर, दिल्ली दस्तक के लिए।